तो वहां पे बाहर बहुत सारे लोग मिल गए। फिर मैं उस फैकल्टी का वीडियो देखकर आ गया सेल्फ कि मुझे सर्विसेज में जाना है। और मुझे क्यों सर्विसेज में जाना है, बट वो पर्पस आपका अपना होना चाहिए, वो किसी और का ड्राइविंग फोर्स के साथ जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि भाई इस तरीके से सिलेक्शन हो। यूपीएससी का जो फॉर्म आता है, यानी जो नोटिफिकेशन आता है, जो कि फरवरी में आता है, अधिकांश फरवरी या मार्च के बीच में आ जाता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली यही एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसके पहले नोटिफिकेशन आता है, उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड होता है। इस नोटिफिकेशन में इस एग्जाम का सिलेबस लिखा होता है, इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे होते हैं, सब कुछ मेंशन्ड होता है। एक्सटेंट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दिस एग्जाम। अब सबसे पहले आपको ये दो चीजें जो पहले मैंने बात की, वन इज सिलेबस एंड वन इज दी 10th-12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते थे या जो हमारे कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं वहां पे हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है कि एक यूनिट से 20 क्वेश्चन आने ही है, तो अगर 5 यूनिट है तो 100 क्वेश्चन आएंगे। बिफोर अपीयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम यू मस्ट क्लियर योर व्हाई, क्यों आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आई ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स हु से दैट मेरे पापा का सपना था, मेरे मम्मी का सपना था और मेरे दादाजी ने बोला था, मैं आ गया तैयारी करने के लिए। मेरे दोस्त लोग आ गए तैयारी करने, लो मैं भी आ गया। मेरे को कोचिंग में एडमिशन लेना था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले मुझे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दिया। मैं ऐसे ही देखने गया था इंस्टीट्यूट को, तो वहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग मिल गए। फिर मैं उस फैकल्टी का वीडियो देखकर आ गया। तमाम तरह की बातें होती है, स्टूडेंट्स बहुत तरह के मोटिवेशंस लेकर आते हैं कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बट व्हाट शुड बी योर व्हाई फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। आपका जो कारण है प्रिपरेशन का वो बहुत क्लियर आपको होना चाहिए। देखिए, लगभग 8 लाख लोगों ने 2026 में इस एग्जाम का फॉर्म भरा, जिसमें से 5.5 लाख के आसपास के बच्चे जो है अपीयर हुए, जो एग्जाम देने आए, बाकी लोग एग्जाम देने नहीं आ पाए। तो क्यों वो लोगों ने फॉर्म भरा और क्यों बाकी लोग एग्जाम देने नहीं आए, या जो एग्जाम देने आए भी उनका क्या कारण था। एक तो इतना बड़ा लॉट एग्जाम देने के लिए आता है, तो ये एक नेशन वाइड होने वाला एग्जाम है और अलग अलग तरह के मोटिवेशन सबके पीछे होते हैं। तो जो वाय है आपका वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या मैं अपने लिए एग्जाम दे रहा हूं या बाकी मेरे पास रीजंस हैं एग्जाम देने के, मेरे फादर मदर, मेरे फैमिली, मेरा सोसाइटी, मेरा पीयर ग्रुप, मेरे दोस्त, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में। फिर अगला चैलेंज क्या है, अगला चैलेंज है इतना विशाल काय सिलेबस कवर करना। तो क्या इतना बड़ा सिलेबस, साल 2 साल की प्रिपरेशन आप सिर्फ अपने दोस्तों के मोटिवेशन से, आपके परिवार के मोटिवेशन से आप कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि उनके अंकल ने उनको बोला कि भाई तू तो 10th और 12th में 90% लेकर आया, कॉलेज ग्रेजुएशन में तेरा अच्छा मार्क्स आया, अच्छे स्कोर आए, तो तू भाई तैयारी कर ले। राइट, बहुत लोग आईआईटीएंस होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से होते हैं, वो लोग को भी अलग चस्का होता है कि भाई चलो एग्जाम की तैयारी करते हैं। बट मुझे लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द कंट्री। इतने बड़े सिलेबस और इतना सारा कंपटीशन को अगर आपको झेलना है, अगर आपको लास्ट क्रैक करना है इस एग्जाम को, तो फिर जब तक आपके खुद के पर्पसेस नहीं होंगे, खुद के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे इस एग्जाम को लेकर, तब तक आप इस तैयारी में नहीं जा सकते। तो बिलीव मी, यू मस्ट हैव दैट ऑब्जेक्टिव फॉर योरसेल्फ कि मुझे सर्विसेज में जाना है। और मुझे क्यों सर्विसेज में जाना है वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि बहुत लोगों को स्टेटस के लिए जाना होता है, पावर के लिए जाना होता है, बहुत लोगों को शायद एक अच्छी स्टेबल जॉब के लिए जाना होता है, कुछ लोगों को चेंज मेकर बनना है। बट वो पर्पस आपका अपना होना चाहिए, वो किसी और का ड्राइविंग फोर्स के साथ आप नहीं आए, तो बेटर रहेगा। अब दूसरी चीज जो आपको इसमें खास तौर पे ध्यान में रखनी है कि जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि भाई इस तरीके से सिलेक्शन हो रहा है, इस तरीके की सिलेक्शन हो रहा है, अगर आप बहुत क्लियर होंगे अपने वाई के साथ, तो आगे का रास्ता आपको खुद मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बताएगा कि ऐसे करना है तभी आप स्टार्ट करेंगे। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो अपना सेकंड स्टेप जो कि है हाउ टू प्रिपेयर, वो आप खुद ढूंढ लेंगे। राइट, सो now the second step is about how to clear this exam. Now when we come to the deep understanding of the pattern of the exam, it reveals that इस एग्जाम के बारे में आपको क्या मालूम है और कहां से मालूम पड़ रहा है। देखिए, इस एग्जाम के बारे में एक तो है यूपीएससी का जो फॉर्म आता है, यानी जो नोटिफिकेशन आता है, जो कि फरवरी में आता है, अधिकांश फरवरी या मार्च के बीच में आ जाता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली यही एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसके पहले नोटिफिकेशन आता है, उसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड होता है। इस नोटिफिकेशन में इस एग्जाम का सिलेबस लिखा होता है, इस एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे होते हैं, सब कुछ मेंशन्ड होता है। तो एक तो है सिलेबस जो आपको इस एग्जाम की करिकुलम के बारे में बता रहा है।
दूसरे हैं जो पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, यानी जो अभी तक पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस हो, ये सारे भी आपके एक इंफॉर्मेशन या गाइडिंग इंफॉर्मेशंस बनते हैं रिगार्डिंग दिस एग्जाम. नाउ द थर्ड थिंग व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट बट नॉट अप टू a large extent is the experience of the people who have already qualified this exam. अब ये जो थर्ड वाला मैंने आपको इंफॉर्मेशन का जो सोर्स बताया है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब वो बहुत चेंज होता रहेगा, वो हमेशा बहुत डायनेमिक रहेगा. कभी किसी साल कोई टॉपर बोल देगा कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की, मैं ये किताब पढ़ रहा था, मैं ऐसे नोट्स बना रहा था. अगले ही साल जो टॉपर है वो अलग तरह की स्ट्रैटेजी बताएगा, कुछ नया बताएगा कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया. बट वो पॉसिबल नहीं है कि आप एक साल एक तरह से तैयारी कर रहे हो, आप अपने सोर्सेज को अगले साल बदल देते हो क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका पीटी क्लियर नहीं हुआ, आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ. तो यू कैन नॉट कीप ऑन चेंजिंग योर सोर्सेज जस्ट बिकॉज कि किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ने, जिसने आइदर पीटी क्लियर किया, मेंस क्लियर किया या जो फाइनल सिलेक्शन लेकर गया, उसने आपको एक नई स्ट्रैटेजी सुझा दी. हाँ, अगर वो आपको सूट करता है तो इट्स वेल एंड गुड, बट इट शुड नॉट बी द बेंचमार्क टू चेंज योर स्ट्रैटेजी जस्ट बिकॉज के किसी ने ऐसा बोल दिया है और आपसे वो हो भी नहीं रहा है, राइट? यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट. तो जरूरी नहीं है. तो सबसे पहले आपको ये दो चीजें जो पहले मैंने बात की, वन इज सिलेबस एंड वन इज द प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और क्वेश्चंस, ये आपको मालूम होने चाहिए. तो सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस इज वेरी आर्बिट्ररी एंड वेरी रैंडम. मैं कहीं हद तक बोल सकता हूं कि मेंस का सिलेबस इज क्वाइट स्पेसिफिक. इट्स मोर स्पेसिफिक देन द प्रीलिम सिलेबस, बट यस, इट्स नॉट दैट स्पेसिफिक. यूपीएससी आपको सिलेबस देता है, प्रीलिम्स में तो बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है. मेंस में थोड़ा बहुत डिफाइंड है, बट इट्स बेटर देन द प्रीलिम सिलेबस. देन इफ यू से देयर इज नो ब्लूप्रिंट फॉर यूपीएससी, ब्लूप्रिंट नहीं है कोई भी क्वेश्चन पेपर का. ब्लूप्रिंट क्या होता है मैं बताता हूं. कि जैसे हम स्कूल में थे, 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते थे, या जो हमारे कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं, वहां पे हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है विच सेज कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आएंगे, या इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आएंगे, या इस यूनिट से इतने क्वेश्चंस आने ही आने. सो द 100 क्वेश्चंस पेपर और 100 मार्क्स पेपर इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल सेक्शंस. उसमें क्या होता है कि एक यूनिट से 20 क्वेश्चन आने ही है, तो अगर 5 यूनिट है तो 100 क्वेश्चन आएंगे, तो हर यूनिट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे. तो आपको क्लैरिटी होती है कि मैं जो पढ़ रहा हूं ये मुझे इतने मार्क्स अचीव करके देगा, यानी यहां से इतने मार्क्स फेच हो जाएंगे. तो एक तो ये ब्लूप्रिंट है आपके पास. ऐसा कोई ब्लूप्रिंट यूपीएससी नहीं देता है. अब ब्लूप्रिंट आपको मिलता कहां से है? ये वहीं से मिलता है जो कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से. आपको वो बताते हैं कि भाई प्रीलिम्स में ऑन एन एवरेज हर साल 17 से 18 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, 18-19 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10-12 क्वेश्चंस आ रहे हैं. ये प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंसेस आपको बता रहे हैं. आप बस पास्ट ईयर एक्सपीरियंसेस पे ही अपने आप को चलाते हो, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो या प्रिपरेशन जारी रखते हो. तो एक तो ये चीज है. दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपको गाइडेंस मिलता है वो मिलता है सिलेबस से, राइट? अब सिलेबस डिफाइंड नहीं है बट फिर भी एक गाइडिंग फोर्स है. तो ब्लूप्रिंट की कमी जो है वो कौन पूरी करता है? वो मेंस का सिलेबस और जो हमारा पीवाईक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, वो काफी हद तक पूरी कर. जब लोग बोलते हैं ना, शिकायत करते हैं कि इस बार तो पैटर्न बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया, इस बार तो पूरा पैटर्न बदल दिया, तो ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं, बिकॉज पैटर्न था ही नहीं, कोई भी पैटर्न नहीं था. और अगर आप बोल रहे हैं कि पैटर्न चेंज हुआ है तो ये आपका खुद का डायलेमा है, इसमें आप खुद कंफ्यूज हैं. आप पैटर्न आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे, ये भी बहुत बड़ी गलती है. हाँ, आप एक स्मॉल स्केल पे पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई क्वेश्चन का थीम क्या है, उसका ट्रेंड क्या है. बट अगर आप ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से, किस एरिया से कितने क्वेश्चन आएंगे, आप ये प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, देन यू आर मिसिंग इट आउट, राइट? सो मेरा यहाँ पर एक क्लियर कट आपको एडवाइस रहेगा दैट यू depend more on syllabus than PYQs, and then further the guidance of people who have experience of this exam. Either they have cleared the prelims exam, or they have cleared the mains exam, or completed completely all the levels of the exam and made it to the list finally. What to study now? ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है, और इसके लिए इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे ऐसे गाइडेंस वीडियोस है, स्ट्रैटेजी वीडियोस है कि ये किताब पढ़ लो. ये मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि मैं आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताब अच्छी है, ये बुक्स आती हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा. बट इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी डेप्थ में पढ़ना है और कौन से सोर्सेस को नहीं उठाना चाहिए. नाउ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आप सोर्स उठाएं उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें. जैसे कि
ये बोलना आसान है पहली बात, तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर आपको एनसीईआरटी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बहुत हाई एंड बुक्स हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स हैं, जिनकी कई बार हमें हमें एडवाइस मिलती है कि ये पढ़नी है, उनका बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्रक्स एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है। ऐसा कहीं यूपीएससी बोलता नहीं है कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बट ये सबके पास्ट एक्सपीरियंसेस से समझ में आता है। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं या बहुत से लोग एक लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, उनसे समझ में आता है कि हाँ ये जरूरी है। ठीक है, तो एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी बुक्स का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। बट ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसको सब लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी टॉपर्स हैं। मैंने लगभग बहुत लोगों से बात की जिससे मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं फाउंडेशनल गैप्स अगर उनके पहले साल के या दूसरे साल के प्रिपरेशन में थे, तो उसको फुलफिल करने के लिए दे ऑल हैव गॉन थ्रू एनसीईआरटीज। फोकस इस बात पे होना चाहिए कि अगर हमारा हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या हमारा कोई लेवल क्लियर नहीं हुआ, तो क्या हमारी जो कमी रही है वो हमारे रिवीजन में रही है, हमारे नोट मेकिंग में रही है। नोट्स हमने नहीं बनाए बहुत अच्छे से, हम बहुत क्विक रिवीजन नहीं कर पाए, क्योंकि जो हमें लगता है कि ये रिवीजन इनफ है, इतने रिवीजन इनफ हैं, वो कभी इनफ नहीं होते हैं। इफ यू बिलीव, सिर्फ लक्ष्मीकांत, विच इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक फॉर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, सब लोग जानते हैं। सिर्फ लक्ष्मीकांत को अगर आपने 4 या 5 बार रिवाइज कर लिया तब भी आपको सारे फैक्ट्स याद नहीं होंगे। आपको क्या कोशिश करनी है, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करें। यानी डेप्थ आपके रिवीजन में होनी चाहिए, सोर्सेज में नहीं। यानी आप टेक्स्ट में डेप्थ मत ढूंढिए, आप रिसर्च में डेप्थ मत ढूंढिए, आपको रिसर्चर नहीं बन रहा है, आपके सोर्सेज, आपके रिवीजन में डेप्थ होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? मल्टीपल रिवीजन से। और यही काम सबसे कठिन होता है, और यही काम सबसे बोरिंग भी होता है। क्योंकि ये बोरिंग होता है इसलिए कठिन होता है। हम बार 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 एक ही चीज को रिवाइज करते हैं तो हमको बोरियत फील होती है। एक पॉइंट पे हमारा ब्रेन ये कहता है कि यार अब कितना इसको और रिवाइज करूं, मैं कर चुका हूं। बट जैसे ही आप पेपर में जाते हैं, आप आंसर्स लिखने जाते हैं, उन चीजों को आप भूलने लगते हैं। व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन रेजिस्टेड द रिविजन। क्यों? क्योंकि आप उसमें बोर हो रहे थे। टॉपर्स में जिनका सिलेक्शन होता है, जो विनर्स है इस एग्जाम के, और जिन्होंने लूज किया इस एग्जाम में, the example is me also. I have given interviews twice for this exam and have written 3 mains in UPSC, but still couldn't crack it. Why? Because of the same thing, that I never focused on too many revisions. मेरा प्रयास रहता था कि मैं रेजिस्ट करता था, मेरा ब्रेन रेजिस्ट करता था कि भाई ये कितनी बार पढ़ूं, राइट? तो एक्चुअल में मेहनत वही है। आपको बोर्डम को फेस करना पड़ेगा, उसके साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट यू हैव टू रिवाइज 15 to 20 टाइम्स। देन इंपॉर्टेंट क्या है? क्या हम बेसिक्स को मास्टर करते करते हमें कुछ एड ऑन नहीं करना है? क्या हमको हर साल वही चीजें पढ़नी है? अगर हम फेल हो रहे हैं तब भी वही चीजें पढ़नी है? नहीं। आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, आप अपने पढ़ने के तरीकों को चेंज कर सकते हैं। मटेरियल चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ने के तरीकों को चेंज करने की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपका मेंस नहीं हुआ, आपने मेंस दिया, आपने आंसर राइटिंग की, प्रैक्टिस की, फिर भी आपका नहीं हुआ, तो ट्राई टू यूज सम अदर मेथड्स। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उस पर वर्क कीजिए। अगर आपका रिटेंशन अच्छा नहीं है तो आप मेमोराइजेशन पे वर्क कीजिए। आपका फोकस बहुत अच्छा नहीं है तो आप उस पर वर्क कीजिए। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा नहीं है, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से समझ नहीं पाते हैं फर्स्ट रीडिंग में, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग करनी पड़ती है सेम क्वेश्चन की, आप अपना टाइम खराब करते हैं क्वेश्चन पढ़ने में, उस पर वर्क कीजिए। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपके टाइम शेड्यूल में हो सकती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्ट्रैटेजी में हो सकती है, प्लानिंग में हो सकती है, बट ये स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबिलिटी जो मैं बात कर रहा हूं वो बिटवीन द प्रिपरेशन आपके कंटेंट में, आपके मटेरियल में नहीं होनी चाहिए। बार बार आपको सेम कंटेंट को रिवीजन में ज्यादा फोकस करना चाहिए। सभी लोग लगभग सेम ही सेट ऑफ बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी की नई किताब नहीं है। द ओनली डिफरेंस अ टॉपर एंड द पर्सन हु हैज गॉट द रैंक एंड मेड इन द लिस्ट and the person who has failed in the exam is the number of revisions, the amount of writing practice you have done in the mains. When you talk about Gaurav Agarwal, the first ranker, you talk about Tina Dabi ma'am, when you talk about Kanish Kataria, when you talk about anyone who has topped this exam, made it to top 100, made it to top 200, any services, single thing, they have revised a lot and they have practiced the answer writing a lot. उन्होंने इतना लिखा है, few people have told that daily they used to write a full length test before mains. उन 60 दिनों में
उन 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 2-2.5 महीनों में उन्होंने डेली एक फुल लेंथ टेस्ट लिखा है। और उसके लिए क्या जरूरी है कि आप मेंस में अपने मटेरियल को उठाकर एलियन ना फील करें कि यार ये मटेरियल कब था, कहां था, मैंने कब लिखा। क्योंकि आपने 5 महीने प्रीलिम्स की तैयारी की है, तो अभी आप मेंस का जब मटेरियल उठाते हैं, जब आप गवर्नेंस की किताबें उठाते हैं, या अपने नोट्स उठाते हैं, या आप आईआर के नोट्स उठाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स उठाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार पहली बार पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं पहली बार। जब प्रीलिम्स के बाद आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये है वो मेंस की प्रिपरेशन जो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन से पहले करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। अब ये 2 महीने आपको मिलते हैं आफ्टर प्रीलिम्स एंड बिफोर मेंस, इसमें आपको सिर्फ टेस्ट पेपर लिखना है, आपको सिर्फ मॉडल आंसर्स लिखने हैं, पीवाईक्यूज लिखने हैं, जितना लिख सकते हो। दिन में अगर आपकी 12 घंटे या 13 घंटे की प्रिपरेशन टाइम है मेंस के लिए, उसमें से 3 घंटे आपको डेली निकालने हैं टू राइट 1 फुल लेंथ पेपर। अगर आप इतना कर पाते हैं, then you can expect some rank, then you can expect selection. So don't focus too much on planning. Make a plan, strategize everything. Talk to your mentor. If you have a mentor can be anyone. A person who has got selected in your family, a person who just missed it by few marks, a person who has reached to an optimum level, a person who has been a guide for many years. Anyone can be your mentor. You don't need anyone else apart from your mentor who can just guide you through this exam, right? जो वो बोलते हैं, if you feel you can do that, you do that. If you feel whatever he said you cannot do that, so ask him, sir, I cannot do that. He will improvise. He'll choose an alternative way for that. No shortcuts are there. कोई वीडियो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई कोच आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। 2% 3% क्रेडिट कोई भी इंस्टीट्यूट ले सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई मेंटर ले सकता है आपकी सक्सेस का, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। 99% is your work, is your effort, right? So anyone who takes the credit, I say they're just fooling it. They cannot take the complete credit of your success. So focus and change your lifestyle. If you have a lifestyle which is not according to this exam, so complete lifestyle needs to be changed. अगर आप बहुत ज्यादा obesity है, आपको obesity है, बहुत ज्यादा मोटे हैं, बहुत खाते हैं, आपको बहुत नींद आती है, change your lifestyle please. If you can't focus, start meditating. कुछ भी करिए, फोकस बढ़ाइए। यहां पे हर चीज सही होगी तब सिलेक्शन होगा, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा। नींद बहुत आ रही है, खाना कम खा लो, प्रैक्टिस कर लो, उठना, रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, दैट इज अप टू यू। बट you need to bring everything to the point. Your focus, your motivation, your health, your mental health, your desire, everything, your relationships, your family, सब कुछ अगर एक जगह पर लगेगा, सारे के सारे एफर्ट्स अगर एक सेंटर पॉइंट पे आएंगे, तब सिलेक्शन होगा। नहीं तो the world is full of excuses. एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान होता है, सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आप सिर्फ बहाने बना रहे हो, मेरा इसलिए नहीं हुआ, मेरा उसलिए नहीं हुआ, तो फिर आप शुरुआत में छोड़ दो, बिकॉज आप गलत मोटिवेशन के साथ अंदर आए हो और कुछ नहीं है। सो योर विनिंग माइंडसेट विल लीड यू थ्रू। अगर आपका विनिंग माइंडसेट नहीं है, आपके मोटिवेशन कहीं इधर उधर से आ रहे हैं, तो आप 2-3 महीने में छोड़ जाओगे। देन यू विल फाइंड अ वेरी गुड एस्केप रूट और आप एस्केप कर जाओगे। एस्केप रूट फाइंड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हैंड होल्डिंग, आपको अगर एक सिंपल सा न्यूज़पेपर समझाने के लिए अगर किसी की जरूरत है, आप एक न्यूज आइटम नहीं समझ पा रहे हैं खुद से, तो आप समझ लीजिए कि आप एक जिला, एक राज्य कैसे चलाओगे। बहुत लोगों मैंने देखा है, वो न्यूज़पेपर के लिए भी किसी वीडियो को देखते हैं, वो डेली वीडियोस वॉच करते हैं, वो कोई और व्यक्ति आकर उनको न्यूज समझा रहा है। आप एक न्यूज़पेपर जो कि कॉमन मैन के लिए छापा जाता है, कोई भी अखबार आम आदमी के लिए छपता है, कोई भी जो न्यूज़पेपर का एडिटर है, वो ये सोच के नहीं छाप रहा है कि मेरा जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूअर्स है, जो मेरे रीडर्स हैं, वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है। नहीं, वो कॉमन मैन के लिए छप रहा है अखबार। तो कॉमन मैन उसको समझ सकता है, आप क्यों नहीं समझ सकते? अगर आपकी उतनी इंटेलिजेंस भी नहीं है, तो सॉरी टू से यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको न्यूज तो खुद समझ में आनी चाहिए, और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जब तक आप जीएस के 5 सब्जेक्ट्स नहीं समझ सकते, पढ़ सकते, तब तक आपको न्यूज समझ में नहीं आएगी। वो न्यूज़पेपर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं छपता था, नहीं छपता है, नहीं छपेगा। इसलिए उसको एक आम आदमी पढ़ता है, जिसने शायद इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी, उसके लिए भी न्यूज आती है, वो भी पढ़ता है, उसको समझता है। सो ऑल द थिंग्स आई हैव टॉक्ड अबाउट,
आई गेस वो थोड़ा है बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।